हेलो किड्स, आज हम करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस चैप्टर में आपको एक चीज समझनी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट। आपका जो एग्रीमेंट बना हुआ था उसमें चेंज हो जाना। अब वो एग्रीमेंट किन किन कंडीशंस में चेंज हो सकता है? बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं। जैसे कि नंबर 1 आप लेके चले एडमिशन। कोई एक पार्टनर बिजनेस में एंट्री ले रहा है, न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब चेंज हो जाएगी क्योंकि उन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया है। उसके एडमिशन के करने पे क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑल ऑफ अ सडन रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, नई बन जाएगी, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। जब हम नया एग्रीमेंट बनाएंगे तभी ही न्यू पार्टनर बिजनेस में आ सकेगा। दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं, कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो डेफिनेटली कुछ पार्टनर रह जाएंगे और वो वाला पार्टनर चला जाएगा, तो वो वाले जो पार्टनर रह गए हैं वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अगेन उनके बीच में न्यू एग्रीमेंट बनेगा, यार अब हमारी रेशो क्या है। थर्ड केस ले लेते हैं, कोई पार्टनर दुनिया छोड़ के चला गया। जब दुनिया छोड़ के चला गया तो डेफिनेटली वो तो काम करेगा नहीं। अगर वो काम नहीं करेगा तो बाकी के पुराने पार्टनर्स हैं, वो भी क्या करेंगे, अपनी एग्रीमेंट चेंज करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, द केस ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब क्या है? जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे आप इसको स्टडी करेंगे, अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब है टू अमालगमेट। अमालगमेट का मतलब है दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस को कंबाइंड कर देना, जोड़ देना। और ये जनरली बिजनेसेस ये काम करते हैं जब उन्हें अपनी मोनोपोली पावर रियलाइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है बिजनेस 1। ये बिजनेस 1 जो है मार्केट में काम कर रहा है। अगेन बिजनेस नंबर 2, ये जो बिजनेस है बिजनेस नंबर 2 है, ये भी मार्केट में काम कर रहा है। ये दोनों बिजनेसेस आपस में रियलाइज करते हैं, यार अगर हम मिल जाएं, मिल के काम करें तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा। हम आपस में लड़ाई कर क्यों रहे हैं, हम लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, दोनों बिजनेसेस मिल जाते हैं, एक जैसा काम करते हैं, वो वाला एक जैसा काम करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, कंपटीशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो दीज टू फर्म्स आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, अमालगमेट हो जाती हैं। जब ये न्यू फर्म्स आपस में अमालगमेट होंगी तो उस टाइम क्या होगा, ऑब्वियसली न्यू एग्रीमेंट बनेगा। जब एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका चेंज हो चुका है। अब हम लेके चलते हैं आपका इस चैप्टर से रिलेटेड चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मान के चलते हैं कोई 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, रेशो है इनके बीच में 3:1। अब ये जो सी है ये बहुत ही एक्टिव पार्टनर है, सी एक्टिव पार्टनर है, ए और बी क्या है, डोरमेंट स्लीपिंग पार्टनर, दे आर नॉट एक्टिव पार्टनर। तो सी कहता है यार सारा काम तो मैं कर रहा हूं और मैक्सिमम शेयर जा रहा है ए के पास जा रहा है। बी भी कभी कभी काम कर लेता है, उसको 2 मिल रहा है, मुझे सबसे कम मिल रहा है, यार मुझे काम नहीं करना, या तो मैं काम करूंगा जब आप मेरी रेशो को चेंज कीजिए। सारे पार्टनर आपस में म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं, ठीक है यार हम बात मानते हैं कि ए सी जो है काम कर रहा है, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर देना चाहिए और इस रेशो को रिवर्स कर देते हैं 1 2 3। हमने यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या किया है, चेंज किया है। जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज किया है सो इसे क्या बोला गया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म इन द नेचर ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि एग्जिस्टिंग फर्म में किसी भी रीजन से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो सकती है। हो सकता है कि सी कहे यार मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं और पैसा ले आता हूँ, मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करो। सी कहे यार मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करो। सी कहे मेरे पास टेक्निकल नो हाउ बहुत है। ए और बी तो दे आर जस्ट लाइक दैट, उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने तो थोड़ा सा पैसा लगाया हुआ है,
वो हेल्पर की तरह काम करें, सारा टेक्निकल नो हाउ मेरे पास है, यार मुझे शेयर सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमें और क्या क्या करना है, इसमें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं तो हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अब वो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि आपको बोला गया है एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल, क्योंकि आज की डेट में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने जा रहे हैं। आज से पहले का जो भी पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट जो कुछ भी था उसकी ट्रीटमेंट ओल्ड रेशो में होनी चाहिए थी। आज के बाद जो भी रेशो चेंज होने के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अदर देन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने से पहले की जो कुछ भी प्रॉफिटेबिलिटी थी या लॉसेस थे तो वो जाहिर है वो किस रेशो में जाएगी, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट आएगी कि आपको गुडविल को किस तरह से ट्रीट करना है। खैर उस पर अभी हम बाद में बात करेंगे। अदर देन दैट एसेट्स की रीवैल्यूएशंस होती है। मान के चलो हमने 10 साल पहले कोई एसेट लिया था, कितने की कीमत पे लिया था, 5 लाख पे लिया था। आज की डेट में उस एसेट की कीमत 5 लाख नहीं है, बढ़ के कितना हो चुका है, इंक्रीमेंट हुआ कितना, 20 लाख का हो गया। सो देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 15 लाख। अब ये जो 15 लाख का फायदा है, ये जो रीवैल्यू हमने किया है, ये जो फायदा है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही जाएगा। आज के बाद की जो इंक्रीमेंट होगी वो किस में जाएगी, न्यू रेशो में जाएगी। आज से पहले कुछ भी रीवैल्यूएशन है, चाहे प्रॉफिट बढ़ा या लॉसेस हुए, ये किस में जाएगा, आपका जाएगा डेफिनेटली ओल्ड में जाएगा। देन हमने कुछ पैसा रिजर्व्स की फॉर्म में साइड पे रखा हुआ है। रिजर्व्स क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिजर्व्स हो सकते हैं। रिजर्व्स हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड पे रख देते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व ले लो, हर साल हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, हमने उस प्रॉफिटेबिलिटी में से कुछ पैसा साइड पे रखते गए। साइड पे क्यों रखा, हमने कहा यार कभी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम उस टाइम अपनी जेब से कहाँ से निकालेंगे, तो कंपनी में या फर्म में साइड पे रख देते। अब हमने साइड पे रख दिया, एक रिजर्व बना के रख दिया जिसका नाम डाल दिया हमने जनरल रिजर्व। भाई ये वाला पैसा साइड पे पड़ा है, फर्म को कभी भी जरूरत पड़ती है यहाँ से पैसा लगाएंगे और ग्रोथ और डेवलपमेंट पे लगा देंगे। इसी तरह से बहुत सारे प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं, फ्लक्चुएशंस रिजर्व्स बनाए जाते हैं। हम कोई एसेट बाय करते हैं या हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है कि कुछ पैसा साइड पे रखा है कि अगर कोई वर्कर्स, जो लेबर फोर्स है, लेबर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी फर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लेबर को कुछ दुख तकलीफ हो जाती है, उनका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाना है, उनका इंश्योरेंस का खर्चा देना होता है। सो मैनी थिंग्स आर देयर जो कि वर्कर से रिलेटेड हो सकती है। तो हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा, हम वो पैसा भी साइड पे रखते हैं कि अगर वर्कर को कुछ हो जाता है तो इस पैसे में से निकाल के उनको दे देंगे। पार्टनर्स को उस टाइम तकलीफ में नहीं आना पड़ेगा कि अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के वर्कर को नहीं देना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने एक रिजर्व बनाया हुआ है, साइड पे पैसा रखा है, वो वहां से निकाल के दे देंगे। बट अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, हमारा पैसा सेफ है, हमारा पैसा यूज नहीं हुआ, हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ। अब अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने जा रहे हैं तो ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ये प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इसे भी क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये सब ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें करनी है। तो बेसिकली जब हम इस चैप्टर को लेके चलेंगे तो हमें दो ट्रीटमेंट्स, मोटी मोटी दो ट्रीटमेंट्स पे ही लेके चलना है। पहली ट्रीटमेंट होती है जिसमें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज हो जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज होगी या ऑल्टर कर दी गई, चेंज और ऑल्टर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमने चेंज कर दिया। और ये चेंज कब आता है, जब हम जो जनरल रिजर्व्स है उसको बांट देते हैं, जो प्रॉफिट हुआ उसको ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक्स चेंज हो जाती है। ये है आपकी फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हम इस चैप्टर में लेके चलेंगे, जिसमें हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो एग्जाम्पल लेके चलते हैं एंड जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कैसे किया जाएगा।
यहाँ पे क्वेश्चन है आपका x, y एंड z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इसका मतलब इनकी ओल्ड रेशियो आपको ऑलरेडी दी हुई है। ओल्ड रेशियो इज हाउ मच? ओल्ड रेशियो इज 4:3:2। अब ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं यार 1 अप्रैल 2024 से ये डिसाइड कर रहे हैं यार हमें अपनी शेयर जो रेशियो है 1:1:1 न्यू रेशियो हमें चेंज करनी है। न्यू रेशियो को हमने चेंज करना है। अब आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है दैट टू क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब ही प्रॉफिट होगा। अगर ये वर्ड क्रेडिट नहीं भी दिया होगा तो उसका दूसरा मीनिंग होगा कि प्रॉफिट ही है। या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। क्रेडिट का मतलब क्या होगा? आपका प्रॉफिट है। डेबिट दिया होगा तो उसका मतलब होगा लॉस। ना क्रेडिट दिया है ना डेबिट दिया है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये प्रॉफिट ही है। और फर्म का प्रॉफिट कितना दे रखा है जी? आपका 1,20,000। चलो अच्छी बात है। जर्नल रिजर्व, अगेन जर्नल रिजर्व की बात कर रहे हैं। अब ये जो जर्नल रिजर्व्स हैं ऑब्वियसली इसकी नेचर भी क्रेडिट ही होगी। रिजर्व है तो क्रेडिट नेचर का है। इसका मतलब हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड पे रखा हुआ है। साइड पे रखा हुआ है कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो ये वाला पैसा यूज कर लेंगे, लेकिन अभी तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। देन दे से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन कि हमने अपने वर्कर के लिए कुछ पैसा साइड पे रखा था। अगेन इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट है। एंड द अमाउंट इज हाउ मच? 60,000. Then comes advertisement suspense account. Advertisement suspense account. अब ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, डेफिनेटली एज द नेम सजेस्ट सस्पेंस एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट खर्चे को बोलेंगे, खर्चे की नेचर डेबिट है, तो दिस इज अ लॉस फॉर द फर्म। और इसका अमाउंट कितना दे रखा है जी? आपको 90,000 का इसका अमाउंट दिया हुआ है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब हम इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। हम क्या करें? तो भाई पहली ट्रीटमेंट है हमने बुक्स को चेंज कर देना है। अगर आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इस प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लो। P&L क्रेडिट नेचर का है, इसको डेबिट करके खत्म करो और पार्टनर्स को इसका पैसा दे दो। जर्नल रिजर्व क्रेडिट नेचर का है, इसको डेबिट करो और इसका अमाउंट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स को, उसका पैसा दे दिया जाए। देन कम्स वर्कमैन कंपनसेशन। इस क्वेश्चन में कहीं बताया तो है नहीं कि किसी वर्कर को चोट लगी है, क्या नुकसान हुआ है, या किसी वर्कर ने क्लेम किया। अगर क्लेम नहीं किया तो ये रिजर्व का पैसा है। रिजर्व का पैसा तो कहाँ पे काम आएगा? डेफिनेटली पार्टनर्स का ही पैसा है और इसको भी बांट दिया जाएगा। क्रेडिट नेचर का है, इसको डेबिट कीजिए और इसको बांट दीजिए किसमें? पार्टनर्स में। देन कम सस्पेंस। सस्पेंस की नेचर क्या है? डेबिट है। ये लॉस है। ये लॉस है तो ये लॉस कहां से निकलवाओगे? पार्टनर्स से निकलवाओगे। पार्टनर्स को क्या करोगे? डेबिट करोगे और इसे खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। या तो आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करो। नहीं तो आपके पास एक सिंपल सी ऑप्शन है, आप एक कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। लाइक P&L क्रेडिट है तो मैं अब क्या करूंगा? अब हम जर्नल एंट्री करेंगे इसकी। P&L अकाउंट डेबिट 1,20,000। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000 to advertisement suspense account credit 90,000 and जो remaining है, remaining to X capital to Y's capital to Z's capital डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60 45 30 being
प्रॉफिट, P&L, general reserve, workman compensation and advertisement suspense distributed. Question number 2 क्या कहता है? Again it says A और B पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो 2:1. From 1st of April 2024 they decided to share profit and losses in the ratio of 3:2. On that date profit and loss account showed a debit balance. क्या बोला गया यहाँ पे? P&L का कौन सा वाला बैलेंस है? लॉस है. डेबिट का मतलब ही क्या होता है आपका? लॉस बैलेंस है. और लॉस कितना था हमारा? 60,000 का लॉस है. एनी अदर थिंग? नहीं, कुछ भी नहीं है. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री. आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है. तो द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. आपका P&L दिया हुआ है, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है. इस लॉस को मुझे हटा देना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हटा देना है. P&L की नेचर कितनी है हमारी? डेबिट है. इस डेबिट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा. P&L अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? ये जो ओल्ड पार्टनर्स है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. P&L को हमने क्रेडिट कर दिया. कितने अमाउंट से हमने इसको क्रेडिट करना था? 60,000. और कौन सी रेशो में करना था हमने इसको? ओल्ड रेशो में. ओल्ड रेशो कितनी है आपकी? 2:1. 2:1 का मतलब कितना हो गया? 40,000 से हमने ए को डेबिट करना है और 20,000 से हमने बी को डेबिट करना है. आप अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर कीजिए. इसको डेबिट किया, इसको डेबिट किया और P&L अकाउंट को क्रेडिट करके हमने खत्म कर दिया. बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए थे, 3 प्रॉफिट दिए थे और 1 लॉस दिया था. हमने उनका नेट इफेक्ट ले लिया था. इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था लॉस था, हमने उसको भी कंसिडर कर लिया, राइट ऑफ कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, POR आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:1. ओके जी, लेके चलते हैं. ओल्ड रेशो दे रखी है. ओल्ड रेशो है आपकी 3:1. अब ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि यार हमें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना है एंड दैट टू किस में करना है? 4:2. न्यू रेशो का इस क्वेश्चन में कोई फायदा भी नहीं है और यूज भी नहीं है. फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट. हाँ जी, यहाँ पे वो बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. दिस इज द बैलेंस शीट विच इज बीइंग गिवन टू अस, जिसमें बोला गया है लायबिलिटी साइड पे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का रखा हुआ है? 60,000 का रखा हुआ है. इस 60,000 का मतलब क्या था कि अगर किसी वर्कर को नुकसान पहुंचता है, चोट लगती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उसकी दवा दारू करवाएंगे, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. अगर वो काम पे नहीं आ पाता तो हम उसको पैसा देंगे. वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? वो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से निकाल के उसको कंपनसेट कर देंगे. और अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो वो ठीक है, वो पार्टनर्स का ही है. अब यहाँ पे इसके डिफरेंट केसेस हैं. इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, केस नंबर 1 कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या कोई वर्कर इंजर्ड हुआ? नहीं हुआ. अगर इंजर्ड नहीं हुआ तो ये पैसा 60,000 किसका हुआ? वर्कर का हुआ या पार्टनर्स का हुआ? पार्टनर्स का हुआ. इसकी नेचर क्या है? ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड है. लायबिलिटी साइड है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की नेचर क्या होगी? क्रेडिट होगी. इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम क्या करेंगे? बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बांटने के लिए मैं इसे क्या करूंगा? यहां से हटाऊंगा. हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट करना पड़ेगा. बैलेंस शीट से हटा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2. और ये वाला पैसा कहां पे चला गया? पार्टनर्स के बीच में चला जाएगा. 2P 2O या Q जो भी है और 2R PQR.
इन पार्टनर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको? 60,000 का जो रिजर्व्स का पैसा था इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। जब न्यू रेशो शुरू होगी तो फिर हम दोबारा से रिजर्व्स बनाएंगे और उसको वहां पे ट्रीट करेंगे। रेशो क्या थी? 3:1, सो दैट गिव्स 30,000, 20,000 and then 10,000. So being workman compensation reserve distributed among partners in old ratio, ठीक है जी। ओल्ड रेशो में हमने इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लेके चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000। भाई हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, जिस दिन चेंज कर रहे हैं उसी दिन क्लेम भी आ गया। कोई वर्कर इंजर्ड हो गया, वो काम नहीं कर सकता, उसे हमने क्या करना है? 24,000 देने हैं। अब वो 24,000 हमने कहाँ से निकाल के देने? डेफिनेटली इस 60,000 से निकाल के देंगे। 60,000 पड़ा हुआ, 60 में से 24,000 किसको दे दो? वर्कर को दे दो। तो आपके पास कितना बच गया? 36,000, 36,000। वो 36,000 जो बच गया है वो किसका पैसा है? पार्टनर्स का पैसा है। और वो वाला पैसा हम ओल्ड रेशो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले इससे तो आप डेबिट करके खत्म कीजिए। क्या करेंगे आप? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 60,000 से मैं इस रिजर्व को तो खत्म करने जा रहा हूं। अच्छा, इसमें से कितना पैसा मैंने वर्कर को देना है उसको बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कि वर्कर क्लेम कितने का कर रहा है? वो कर रहा है जी 24,000 का, तो उसने क्लेम कर लिया। 60 में से 24,000 चला गया, कितना बच गया? 36,000। वो 36,000 2P 2Q 2R ये इन पार्टनर्स का है, जो कि 36,000 किस में जाएगा? आपका ओल्ड रेशो में चला जाएगा। अब ओल्ड रेशो हमारी इस केस में कितनी दे रखी है? दैट इज 3:1, 3 2 5 6 आधा 18,000। देन कम्स टू 1/3 12,000। देन कम्स टू 1/6 6,000। Being claim met and remaining amount transferred to capital accounts। 60,000 में से क्लेम 34 का था, 36,000 का जो था हमने वो जो प्रॉफिट था किसको बांट दिया? हमने वर्कर्स को बांट दिया। अब लेके चलते हैं आपका केस नंबर 3। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 60,000, 60,000 का रिजर्व है और क्लेम भी 60 का हो गया, तो क्या किसी पार्टनर को कुछ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भैया। 60 का रिजर्व पड़ा था और 60 का 60 हमें वर्कर्स को देना पड़ गया। उसकी एंट्री कर लेते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसको तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो आप खत्म कीजिए। 60,000 हमने क्या किया? उसको डेबिट करके खत्म किया। ये पैसा कहाँ पे कौन क्लेम कर रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम कितने का हो गया? 60,000 का क्लेम हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग क्लेम मेट फ्रॉम रिजर्व। हमने इस रिजर्व में से क्लेम का पैसा निकाल लिया। वेरी सिंपल। अब लेके चलते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कहता है? 4 कहता है कि हाँ जी, नुकसान 60,000 का रिजर्व है और वर्कर्स जो क्लेम मांग रहे हैं
वो कह रहे यार 75,000 का क्लेम है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? वर्कर 75,000 का क्लेम मान रहे हैं, रिजर्व तुम्हारे पास कितना पड़ा हुआ है? 60,000। इसका मतलब 15,000 वो और ऊपर मांग रहे हैं। तो ये 15,000 का जो नुकसान है कौन उठाएंगे? पार्टनर्स उठाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने का रिजर्व है हमारे पास? 60,000 का है। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का हो गया जी आपका? 75,000 का हो गया। क्रेडिट में 75, यानी कि आपने देना 75 है, आपके पास पड़ा कितना है? 60 है। तो ये 15,000 का नुकसान हुआ। ये 15,000 का नुकसान कौन उठाएगा? PQR। इनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देते हैं। और किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में करेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 75,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 15,000। तो 15,000 3:1 की रेशो में कीजिए, ये बनता है आपका 7,500। ठीक है, देन कम्स योर 5,000, देन कम्स योर 2,500। अब ये एक डायरेक्ट एंट्री है, तो इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से भी ट्रीट कर सकते हैं कि जो लॉस या प्रॉफिट है पहले कहाँ पे डालो, क्योंकि खाली एक सिंगल ट्रांजैक्शन था। बट कई बार सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होते, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक कॉमन अकाउंट बना लेते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या है? फ़ायदा या नुकसान कहाँ भेज देंगे हम? उस रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देंगे। और फिर उस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो पार्टनर उठाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट ले लीजिए कैसे, सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का था जी आपका? 60,000 का था। क्लेम कितने का हुआ? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम उठा है आपका 75,000। नुकसान हो गया 15,000 का। ये नुकसान एक कॉमन अकाउंट में डाल दिया हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का नुकसान था हमारा? 15,000 का। अब रीवैल्यूएशन की एक ही एंट्री है, तो फाइनल डेबिट है, डेबिट है तो नुकसान है। ये नुकसान उठाने वाला कौन है? पार्टनर है। तो अब आप क्या करोगे? इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आप अगेन क्या करोगे? P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये डेबिट है, इसको क्रेडिट करके आप खत्म कर दीजिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये कितने का था हमारा? 15,000 का। इसकी रेशो आ जाएगी आपकी 7,500, देन 5,000, देन 2,500। 3:1 की रेशो है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। देखते हैं इसका कोई और केस बचा है या नहीं बचा, या सारे केस हो चुके हैं। ठीक है जी, 4 ही केस थे इसके, तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस डन, दिस डन। ओके, अब अगेन आपका क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे केसेस हैं इसमें भी। A, B, C पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशो कितनी है इनकी? 3:1। ये सारे पार्टनर्स अगेन डिसाइड करते हैं कि डी को बिजनेस में लेके आ रहे हैं। अब ये एडमिशन की फॉर्म है, यहाँ पे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में चेंज नहीं हो रही, इनकी आपस में चेंज नहीं हो रही। एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। अगर एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तब भी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एग्रीमेंट तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, ओल्ड रेशो ये है, एंड डी को इन्होंने बिजनेस में एडमिट किया है। क्वेश्चन में बोला हुआ है फॉर 1/5 शेयर। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी दिया हुआ है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट क्या कहता है? यहाँ पे है आपके एसेट्स और यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज। एसेट में दे रखा है आपकी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने पैसा कहीं लगाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा हुआ।
फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा हुआ आपने 30,000 का। अब आप इसे समझिए ये है क्या। इस पिक्चर में इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, इन्वेस्टमेंट का खाली इतना सा रोल है चेक करने के लिए कि हम फायदे में जा रहे हैं नुकसान जा रहे हैं। बिजनेस हाउसेस के पास कई बार एक्सेस मनी होता है, अब वो क्या करते हैं उस एक्सेस मनी से वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो मान लो एक एग्जांपल मानते 5 लाख रुपए एबेंडेंटली पड़ा था, उन्होंने इस 5 लाख को कहाँ पे लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा लिया। शेयर मार्केट चढ़ रही है, वो कहते हैं 5 लाख रुपया लगाओ, पैसा बढ़ जाएगा, बेच देंगे और प्रॉफिट आएगा। उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ मार्केट में, इन्वेस्ट किया हुआ शेयर मार्केट में, लेकिन ऑन द स्पॉट उन्होंने कुछ पैसा साइड पे भी रख लिया। ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो हमेशा शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगी, शेयर मार्केट नीचे भी जा सकती है। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, उतनी भी रह सकती है या कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो उन्होंने कहा यार कुछ पैसा ना रिजर्व का साइड पे रख दो, अगर तो शेयर का पैसा कुछ कम होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट कुछ कम होती है, तो वो नुकसान यहाँ से निकाल लेंगे, हम अपनी पॉकेट से या अपने पर्सनल वहाँ से लेके नहीं आएंगे। अगर तो उतने की उतनी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर शेयर मार्केट बढ़ जाती है तो वो तो बल्कि अच्छी बात है, रिजर्व का पैसा भी पार्टनर्स का और बढ़ा हुआ पैसा भी पार्टनर्स का। अब इसके केसेस लेके चलते हैं, क्या लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं नंबर 1, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, केस नंबर 1 कहता है कि कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इसका मतलब हमें नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है या कम हुई है। हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी है, जितना हमने पैसा लगाया था मार्केट में इन्वेस्टमेंट उतने की है, ना हमें कोई प्रॉफिट हुआ ना हमें कोई लॉस हुआ। लेकिन ये जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट, दिस अमाउंट, इसके साथ क्या किया जाए, ये तो पार्टनर्स का पैसा था ना। तो वो कहते हैं भैया आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और ये जो पैसा है इसको हम आपस में बांट रहे हैं। अब बांटने के लिए रिजर्व की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। रिजर्व की नेचर क्रेडिट है। इसे बांटने के लिए आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बांट दो भैया, इसको खत्म कर दो। 30,000 से मैंने इसको डेबिट किया और इसका पैसा कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी, टू ए टू बी टू सी, इन तीनों पार्टनर्स को इसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:1 के रेशो में, यानी कि 15,000 यहाँ जाएगा, 10 इसमें जाएगा और 5 इसे मिल जाएगा। इसमें डी का कोई रोल नहीं है, डी तो नया पार्टनर आ रहा है, उसने तो ये रिजर्व क्या कुछ भी, इसका अभी तक तो उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। He is not yet started out with the business aspect, उसने तो अभी काम शुरू भी नहीं किया। तो जो कुछ भी ये है ये किसका था, ओल्ड पार्टनर्स का था। चलो हमारा केस 1 हो चुका है, केस 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। यहाँ उन्होंने बोल दिया मार्केट वैल्यू क्या है भाई, 5 लाख की है। अगर मार्केट वैल्यू 5 है तो इसका मतलब मार्केट में तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये वाला जो 30,000 था इसको हम क्या करेंगे, एज एज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री वही रहेगी, सेम एज अबव। हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और उसका पैसा इन तीनों पार्टनर्स में कौन सी रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में बांट दो भाई। पैसा पुराने पार्टनर्स का है, आज की डेट से पहले का है, आज की डेट से पहले का है तो ओल्ड रेशो में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो केस नंबर 2 और केस नंबर 1 में कोई फर्क नहीं था, जो हमने कर लिया। केस नंबर 3 इट सेज, केस नंबर 3 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 482, यानी कि शेयर मार्केट गिरी, क्रैश हुई, आपका जो 5 लाख लगा था वो गिर के कितना हो गया, 482 हो गया। अगर 482 हो चुका है तो इन्वेस्टमेंट लॉस कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ आपका 5 लाख में से माइनस करो 4,82,000, तो इसका मतलब हमारा लॉस हो गया जी 18,000 का लॉस हो गया, 18,000 का लॉस हो गया। अब वो 18,000 का लॉस मैं कहाँ से चार्ज करूँगा, ठीक है यहीं से चार्ज करूँगा ना।
या इसका दूसरा मतलब है कि इन्वेस्टमेंट मेरी 18,000 से गिर गई है। इन्वेस्टमेंट मेरा एक एसेट था, एसेट की नेचर डेबिट है, एसेट बढ़ेगा तो मैं एसेट को डेबिट करूंगा, एसेट की वैल्यू कम होगी तो मैं एसेट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। अब हम क्या करेंगे, इससे वाइप आउट करेंगे, इसे हटाते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से आपका ये 30,000 का मेरा ये रिजर्व है। मैंने इसको क्या किया, वाइप आउट कर रहा हूं, खत्म किया। लेकिन इन्वेस्टमेंट का लॉस मैं इसी में से निकालूंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी है, कितने से कम हो चुकी है मेरी, 18,000 से। 30,000 का मेरा रिजर्व था, 30,000 में से मैंने 18,000 का जो लॉस है, इन्वेस्टमेंट जो मेरी गिरी है, 30 में से मैंने 18,000 यहाँ से काट लिया। बाकी का कितना पैसा रिजर्व बच गया, बाकी का बच गया मेरा 12,000। वो 12,000 किसका हुआ, वो 12,000 हो गया आपका टू ए, टू बी, टू सी। और वो 12,000 का जो डिफरेंस है या जो अमाउंट है रिजर्व है, वो किस रेशो में जाएगा आपका, ओल्ड रेशो में। बांट दो जी। ओल्ड रेशो हमारी क्या है, 3:1, 6,000, 1/3 हो गया 4,000, अगला अमाउंट हो जाएगा आपका 2,000। तो अगेन अ वेरी सिंपल फंडा, बस ये कंपैरिजन के लिए रखा गया 5 लाख। अब ये 5 लाख से 482 हुआ, मेरी इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, 18,000 का नुकसान हुआ। रिजर्व कितने का पड़ा है मेरे पास, 30,000 का पड़ा है। 30 में से 18 माइनस कर दो, बाकी का पैसा किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, तो उनको बांट दो। 12,000 जो है उनको बांट दो, राइट। तो आप यहां पे लिखेंगे बीइंग लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट चार्ज्ड फ्रॉम रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वहां से चार्ज किया। एंड बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस, कितना बैलेंस बचा था, एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। बाकी का जो रिजर्व था हमने ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया। सिंपल सा केस है। ओके जी, दैट वाज केस नंबर 3। केस नंबर 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 455 होगी। चलो जी नेक्स्ट पेज पे करते हैं, बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट थी हमारी कितने की, 5 लाख की। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए हमने पैसा साइड पे रखा हुआ था 30,000। अब केस नंबर 4 क्या कहता है, केस नंबर 4 इट सेज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। गिर गया यार इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट कल की डेट में तो ज़्यादा ही क्रैश हुई है, तो यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो गया। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 4,55,000 की शेयर्स की वैल्यू रहेगी। सो इसका मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ हाउ मच, लॉस ऑफ 45,000। वेरी सिंपल, कैसे, 5 लाख में से 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट को, शाम को आपका पैसा कितना रह गया, 4,55,000 रह गया। तो इसका डिफरेंस कितने का हो गया भैया, डिफरेंस हो गया आपका 45,000 का। अब ये 45,000 का लॉस है, आपके पास रिजर्व नाम की चीज़ कितनी पड़ी हुई है, 30,000। तो ये लॉस हम कहाँ से चार्ज करेंगे, पहले तो रिजर्व में से चार्ज करेंगे, लेकिन रिजर्व भी तो उतने नहीं है, रिजर्व उतने नहीं है, तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा, बाकी का पैसा पार्टनर की पॉकेट से आएगा। या तो हम डायरेक्टली उनके कैपिटल से निकालेंगे या रीवैल्यूएशन डाल के रीवैल्यूएशन में से चार्ज करेंगे। तो दोनों केस लिख लेते हैं जी, यहाँ पे लेके चलते हैं। आप इसे तो ख़त्म कीजिए, इसकी नेचर क्या थी आपकी, क्रेडिट है, इसे ख़त्म कीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 30,000 का रिजर्व था, हमने ख़त्म कर दिया। मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से गिर गई है, इन्वेस्टमेंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ रहा है, एसेट है, कम हो रहा है, तो कितने से क्रेडिट करूँगा,
45,000 से। तो मेरा यहाँ पे लॉस कितने का आ रहा है? तो लॉस आ रहा है मेरा, लॉस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टेड ऑफ लॉस, तो मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 15,000, ये मेरा लॉस है 15,000 का। अब ये लॉस जो है कौन उठाएगा? पार्टनर्स उठाएंगे। अब ये डेबिट है, अब इसे खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। और डेबिट किसको करूंगा? पार्टनर्स को। पार्टनर्स कौन से? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा जी? 15,000, और रेशो थी हमारी 3:1 की रेशो है, एंड 7,500 हो गया, एंड ये हो गया आपका 5,000 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 2,500, अगर हमारी रेशो में कोई चेंज नहीं है तो ये हो गया। और ये दो एंट्रीज तो यहाँ पे आएंगी। अगर आप इसको कंपाउंड करना चाहें तो आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000, टू इन्वेस्टमेंट कितने से? 45,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट गिरी है। यहाँ पे ए अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये कितने का लॉस है? 15,000 का लॉस है। 15,000 का लॉस ये तीनों पार्टनर उठाएंगे। कौन सी रेशो में उठाएंगे? आपका ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में इन्होंने, न्यू रेशो का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो केस नंबर 4 वी आर डन। ओके, केस नंबर 5 अच्छा केस है जी। 5th केस है आपका, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,24,000। 5,24,000 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितनी होगी? 5,24 होगी। शेयर मार्केट बढ़ गई, तुम्हारा फायदा है। फायदा है। यहाँ पे अगेन बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की थी आपकी? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने की थी, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का पड़ा था आपके पास? 30,000। अब इस केस में आपका लॉस तो नहीं हुआ ना? लॉस नहीं है, तो सबसे पहला काम करो, ये रिजर्व को पार्टनर को दे दो। पार्टनर को दे दीजिए आप। ये रिजर्व की नेचर क्या होती है? अगेन मैं लिख देता हूँ, रिजर्व की नेचर क्रेडिट है, इसको कीजिए आप डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दिस इज केस नंबर 5। 30,000 ये था आपका 30,000, टू ए, टू बी, टू सी। बांट दीजिए इसको, 15, 10, 5। चलो जी, रिजर्व तो हमने बांट दिया। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये काम तो अच्छा हो गया कि रिजर्व हो गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,24,000 हो चुकी है, और पुरानी इन्वेस्टमेंट आपने की कितने की थी? 5 लाख की थी। सो इसका मतलब क्या हुआ? 24,000 का अगेन प्रॉफिट हो रहा है आपका। 24,000 का क्या हो रहा है? फायदा। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है ना? तो आप क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ गई? 24,000 से बढ़ गई। इसका फायदा कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? पार्टनर को, लेकिन वाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपने इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये प्रॉफिट हमने रीवैल्यूएशन में डाला, एंड रीवैल्यूएशन को खत्म करके रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करके इसका पैसा हमने 2A, 2B और 2C में डाल दिया। कितना अमाउंट था आपका? 24,000 था। रेशो क्या थी? 3:1, 12, 8, 4। अगर आपको लगता है कि ये दो एंट्रीज में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कंपाउंड एंट्री कर लीजिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया आपने 24,000 से, और जितने से बढ़ाया तो उसका पैसा 2A 2B 2C में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। 12,000, 8,000 और 4,000। आइदर दिस और दिस, बट रिकमेंडेड है, बुक्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया होता है तो वो रीवैल्यूएशन से आप एंट्री कीजिए तो बेटर है। बट अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो आप ये फॉलो कर सकते हो, स्ट्रेट अवे इन्वेस्टमेंट का पैसा आप उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अनिल एंड बीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी लिख लेते हैं जी। ए एंड बी, ओल्ड रेशियो इज 4:3। चाहत को यानी कि सी को एडमिट कर रहे हैं, इसका मतलब अगेन रिकंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ कौन सा है? एडमिशन। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, दिस इज रिकंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन। नया पार्टनर आ रहा है, तो जब नया पार्टनर आ रहा है तो ऑब्वियसली रेशियो चेंज होगी ही होगी। सी को एडमिट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? 1/4 शेयर के लिए कर रहे हैं। ऑन द डेट ऑफ चाहत एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड बीना शोड अ जनरल रिजर्व। चलो जी, यहाँ पे हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। दिस इज योर बैलेंस शीट। यहाँ पे हमने बनाया जनरल रिजर्व बनाया है, तो ये क्रेडिट है, ये फायदा है। कितने का रिजर्व था हमारे पास? 70,000 का रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। अ डेबिट बैलेंस ऑफ 7,000 एंड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट अगर आपके यहाँ पे एसेट में दिया हुआ है, एसेट की नेचर क्या होती है आपकी? डेबिट होती है। अगर यहाँ पे दिया हुआ P&L अकाउंट, इसको हम लॉस कहते हैं। एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। एंड कितने का लॉस था आपका? 7,000 का लॉस है, 7,000 का लॉस है जी। आगे उन्होंने क्या बोला हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो जी, ये भी आ गया साथ में, अभी जो 2 मिनट पहले हमने किया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की नेचर क्या है हमारी? क्रेडिट नेचर है। मैं लिख रहा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, लिख रहा हूँ। कितने का था हमारा? 10,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है। अब वो बोलता था फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन। सी जब बिजनेस में आएगा तो बाकी की कंडीशन एग्री कर रहे हैं कि सी 80,000 की अपनी कैपिटल लेके आएगी। अच्छी बात है। नंबर 1, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है तो आप एंट्री क्या करते हैं? कैश, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू चाहत और सीज कैपिटल अकाउंट। लाने वाला कौन है? सी है। और 80,000 की एंट्री आप कर देंगे। यहाँ पे 80,000 वो लेके आ रहे हैं। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आप यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। चलो जी, ये वाली भी अपनी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद कुछ और बोला, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। यहाँ उन्होंने बोल दिया शेयर मार्केट क्रैश कर गई, इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी गिर गई? 17,000 नीचे गिर गई है। 17,000 का हमारा द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 17,000 नीचे गई है, तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, 17,000 का लॉस हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए ना, इसको जनरल रिजर्व को पहले हटा दें, हटा दें। एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का जनरल रिजर्व आपका? 70,000। इसको डेबिट करके पार्टनर को पैसा ट्रांसफ़र करना है। नीचे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको भी ख़त्म कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व आपका कितने का था? 10,000 का। इन दोनों को मैंने डेबिट करके 80,000 मैंने उनको ट्रांसफ़र करना है। बट अब मेरा लॉस कितने का हो गया? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरी कितने से गिर चुकी है? इन्वेस्टमेंट मेरी गिरी है 17,000 टू इन्वेस्टमेंट 17,000 से मेरी गिर चुकी है। हाँ, इसमें लॉस भी है, लॉस भी है। लॉस की नेचर क्या है मेरी? डेबिट है। इसको मैं क्या करूँगा? टू P&L अकाउंट हाउ मच?
7,000। अब इसका नेट इफेक्ट निकालो कितना हो गया। जो नेट इफेक्ट आएगा आपका वो 2 इन पार्टनर्स में अनिल और 2 बीना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप बताइए इफेक्ट इसका, बताइए जी कितना हो गया। 80 हो गया आपका 24 हो गया जी 6 66,000 को आप 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कीजिए जी इसको, आप डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे अमाउंट बताइए, हम इसको आगे लेके चलते हैं। अगर आप इसमें कन्वीनियंट हैं आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप उसको अलग अलग एंट्री कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है तो आप इसको ऐसे कीजिए। चलो क्वेश्चन यही लेके चलते हैं। कितने का जनरल रिजर्व था हमारा, चेक करना जरा। जनरल रिजर्व की हमारी वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, चेक करो। दैट वाज 70,000 का जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल टू बीना 70,000, और रेशो हमारी चेक करना क्या थी, 4:3 थी। कितनी थी, 4:3 है तो 40,000 और 30,000। तो चलो जी ये अच्छी बात है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनरल रिजर्व को हमने ट्रीट कर लिया। दूसरा था हमारा जनरल रिजर्व के बाद था वो कैपिटल लाने की एंट्री, आप खुद कर लेना। अब वो बात करते हैं जी आपका P&L का डेबिट बैलेंस। P&L का डेबिट बैलेंस था 7,000 का, तो आप क्या करोगे उसको, P&L डेबिट है तो A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट टू P&L, क्योंकि लॉस था, लॉस को ख़त्म करने के लिए मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ा 7,000, और इसको भी आप बांट दो। 4:3 था तो 4,000 और 3,000, लॉस की एंट्री हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमने देखना था कि इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट की स्टोरी पे हमारा रिजर्व था 10,000 का, 10,000 का रिजर्व था, और लॉस कितने का हुआ हमारा 17,000 का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैंने रिजर्व को क्या कर दिया भाई, ख़त्म कर दिया। ठीक है, 2 मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से गिर गई, ऑब्वियसली लॉस हुआ। इन्वेस्टमेंट का लॉस मेरा कितने का हुआ, 17,000। तो इसका मतलब ये 7,000 का नुकसान, 10,000 पड़ा था, 17 का नुकसान हो गया। अब 7,000 का बाकी का नुकसान किसका है, पार्टनर्स का है। या तो आप यहाँ पे कीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का, 7,000, और ये रीवैल्यूएशन का लॉस कौन उठाएंगे, अनिल और बीना। अनिल अकाउंट डेबिट, डेबिट कीजिए, बीना अकाउंट डेबिट, मैं ए भी लिख रहा हूँ आप पूरा लिखिए। टू रीवैल्यूएशन कितने का था आपका, 7,000 का, 4 और 3 का नुकसान इन्होंने उठाया। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो ये 2 एंट्री नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का था मेरा, रिजर्व है 10,000 का, अनिल डेबिट, अनिल का नुकसान, बीना का नुकसान, मिला के 7,000 का नुकसान है। ओल्ड रेशो 4:3, क्वेश्चन में बोला 4:3, इसका मतलब 4,000 का नुकसान अनिल उठाएगा, 3,000 की बीना उठाएंगी, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का टोटल लॉस मेरा कितना बनता है, 17,000। इन्वेस्टमेंट को अगेन मैंने क्रेडिट क्यों किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो डेबिट करूँगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से ये आपका केस हो गया। ओके जी, अगला क्वेश्चन है आपका एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, रेशो 3:2। ओके, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग है, ओल्ड न्यू, यहाँ पे x है, ये y है, 3:2 एंड 1
1:1. On that date, their balance sheet showed a credit balance of 35,000 in workmen compensation fund. ये रही बैलेंस शीट और ये रहा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कर के लिए हमने पैसा साइड पे रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है जी आपने? 35,000 का पैसा हमने रखा हुआ है। लेकिन आगे बोलते हैं क्लेम आ गया 40,000 का। वर्कर को देने के लिए 35 रखा था कि अगर कुछ होगा तो हम वर्कर को दे देंगे, बट यहाँ पे अब क्या है, क्लेम ही इस फंड से ज़्यादा आ गया। पहले आप क्या करोगे? इस फंड को ख़त्म करोगे। कर दो जी। वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि इसकी नेचर क्या है? लायबिलिटी साइड पे है, नेचर है इसकी क्रेडिट है। इसको ख़त्म करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 35,000 से मैंने इसको क्या किया? डेबिट किया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम कितने का आ गया जी आपका? क्लेम आ गया आपका 40,000। तो लॉस कितने का हो गया? 5,000 का लॉस है। उसको एक कॉमन अकाउंट दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो गया हमारा? 5,000। अब ये लॉस जो है डेबिट है, लॉस है, ये कौन उठाएगा? पार्टनर्स उठाएंगे। तो हम क्या, एक्स डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये कंपल्सरी है, इस लॉस को बांटना जरूरी है। आप ये एंट्री करोगे और इसे छोड़ दोगे तो वहाँ पे एग्जाम्स में आपके नंबर, आधे नंबर कट जाएंगे। तो रीवैल्यूएशन लॉस था आपका 5,000 और ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है इनकी? 3:2। दैट इज वेरी सिंपल फिगर, 3,000 एंड 2,000 बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर आप नहीं चाहते ये दो एंट्रीज करना, अगर आप थोड़े से आलसी किस्म के हैं तो आप एक शॉर्टकट कर लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 35,000 एंड यहाँ पे एक्स अकाउंट डेबिट। एक्स को नुकसान दे दीजिए, वाई को नुकसान यहाँ पे उनको डेबिट कर दीजिए 3,000, 2,000। और टू क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हो गया आपका? 40,000 का आपका क्लेम हो गया। सो दिस डन। मेरे ख्याल से आज के लिए हमने इसको काफ़ी है। अगली क्लास में इसका सेकंड मेथड लेके चलेंगे। ये तो फर्स्ट है जिसमें हमने बुक्स को ऑल्टर कर दिया। अगली क्लास में लेके चलेंगे जहाँ पे हमने बुक्स को ऑल्टर नहीं करना, बुक्स को छेड़ना नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वो हम अगली क्लास में डिटेल में बताएंगे और बाकी के क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।